नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप हमारे साथ, हमारे सहयोगी रोहित सरदाना है। और अब सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है, चुनावी तारीखों का ऐलान होना है। जो महारण आप लगातार पश्चिम बंगाल की भूमि में देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की चुनावी तारीखों का ऐलान अब से आधे घंटे बाद विज्ञान भवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के अधिकारी करेंगे, वो तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और इसी के साथ कितने फेजेस में, सब ये जानना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल, देखिए राजनीतिक हिंसा का एक पूरा इतिहास पश्चिम बंगाल में रहा है, केरल में रहा है। इन राज्यों में कितने चरणों में ये चुनाव होते हैं, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है 6 से 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में हो सकता है। बंगाल की 294 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। असम की 126 सीटें हैं, तमिलनाडु की 232 सीटें हैं, केरल की 140 सीटें हैं और पुडुचेरी की 30 सीटों पर चुनाव होना है। और इनमें खास तौर पर पश्चिम बंगाल और केरल, जहां चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है, वहां तमाम सुरक्षा एहतियात के बीच फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन पिछले चुनाव में बंगाल की तस्वीर क्या थी, जरा आपको विधानसभा दिखा देते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां तृणमूल कांग्रेस पूरे दमखम के साथ जीत हासिल करके सदन में पहुंची थी। 211 सीटें उन्होंने अपने खाते में की थी। बम्पर परफॉर्मेंस, और वो भी लगातार जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है ममता बनर्जी ने, अपना गढ़ एक तरह से पश्चिम बंगाल को बना लिया है। और सोचिए 211 सीटें और दूसरे नंबर पर 44 और 32 वाला कांग्रेस और लेफ्ट। कांग्रेस की 44 सीटें आई थी, 32 आई थी लेफ्ट की। वहीं जो अदर्स हैं और बीजेपी की भी उस वक्त 3 सीटें आई थी। बीजेपी की 3 सीटें थी और अदर्स आप देख रहे हैं 211, मतलब क्लियर एज। उस वक्त कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन में चुनाव लड़कर 76 सीटें हासिल की थी। क्योंकि याद रखिए, एक वक्त पर ममता बनर्जी भी कांग्रेस पार्टी में ही थी, लेकिन उन्होंने अपना तृणमूल कांग्रेस अलग बनाया था, तो कांग्रेस उनके साथ गठबंधन करती नहीं। ऐसे में लेफ्ट पार्टियों के साथ मुकाबला देने की कोशिश हुई थी, लेकिन देखिए कहां पर नीचे अटक कर रह गए। कुल 76 सीटें दोनों के गठबंधन को। तब बीजेपी की भूमिका आप समझ लीजिए, बहुत छोटी, 3 सीटें आई थी 294 में से। मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद तस्वीर ऐसी कैसे बदली कि आज यह माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच है। जी हां, लेफ्ट कांग्रेस साथ मिलने के बावजूद मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं माने जा रहे हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का माना जा रहा है और इसीलिए बीजेपी ने भी इसे इस बार नाक का सवाल बना लिया। अमित शाह ने दावा किया सीधे तौर पर कि 200 पार इस बार बीजेपी वहां पर होने वाली है। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त लाइव आ चुकी हैं। हमारे साथ प्रभु चावला लाइव मौजूद हैं, रास बिहारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सिग्देदू हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं और संजय कुमार चुनाव विश्लेषक वो हमारे साथ हैं। लेकिन चित्रा, 2019 से अभी तक जो लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती, उनमें कितनी विधानसभा सीटें हैं जिन पर बीजेपी को बढ़त है, जिससे बीजेपी को यह कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम 200 पार कर लेंगे? देखिए 294 कुल विधानसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, जिनमें से 100 से ज्यादा पर बढ़त है। और मौजूदा वक्त में आपको बता दें 2016 का जो आंकड़ा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक रोहित देख रहे हैं, दरअसल अभी मौजूदा स्थिति यह है कि बीजेपी में जिस तरह से नेताओं का ताबड़तोड़ आना जारी है, 27 चुनाव जीते हुए 2016 के विधायक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा हाई है। 16 विधानसभा 1952 से लेकर 2016 तक 16 विधानसभा के लिए चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी के पास ये पहला मौका है कि पश्चिम बंगाल की जनता को वो इंप्रेस करके, और जिस तरह से ताबड़तोड़ वहां पर रैलियां चल रही हैं, उसके जरिए बीजेपी को ये उम्मीद है कि ममता बनर्जी के 10 सालों की जो सत्ता विरोधी लहर है, उसको पाटते हुए बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। फिलहाल इस वक्त की जानकारी आपको दे दे रोहित, कुछ ही देर के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। आधे घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। हिमांशु, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बहुत सारे कैमरे इस वक्त चुनाव आयोग के जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहां की तस्वीर भी हमारे दर्शक देखेंगे। और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के बीच आपको बता दें कि मीडिया का भारी जमावड़ा है और बस इंतजार किया जा रहा है। 4:04 हो चुके हैं और बस 26 मिनट से कम का इंतजार, जिसके बाद यहां पर शुरुआत हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माना यही जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें इस बारे में सबसे पहले जानकारी दी जाएगी कि चुनाव आयोग ने अपनी क्या व्यवस्था की है, उसके बाद अधिसूचना जारी करने की तारीख, और सबसे आखिर में वो बारी आएगी जिसका बेसब्री से इंतजार पूरा देश कर रहा है, खासतौर से पश्चिम बंगाल
बंगाल की जनता, तमिलनाडु की जनता, केरल की जनता, पुडुचेरी जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और इसी के साथ ही असम जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा, अगर इन पांचों इलाकों को देखें तो सिर्फ असम में बीजेपी की सरकार है और वहां पर अपनी सरकार को बचाए रखने की बीजेपी के सामने जहां चुनौती है, तो वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरह के ताबड़तोड़ दौड़े हुए हैं वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। देखिए, चुनाव आयोग के सामने जो बड़ी चुनौती इस वक्त रोहित और अंजना देखने को मिल रही है वो तीन है। पहला ये कि जिस तरह की हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में, खासतौर से बीजेपी का आरोप है कि 130 से ज्यादा उसके कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के अभी हाल ही में हमने देखा था मंत्री के ऊपर किस तरह से बमबारी हुई थी और वो बुरी तरह से जख्मी हुए थे, जिससे बाद में ममता बनर्जी ने जाकर मुलाकात की और बीजेपी के ऊपर हमले का आरोप लगा दिया था। तो जो चुनावी हिंसा है उसको किस तरह से कंट्रोल करें और शांतिपूर्वक चुनाव करा सके, नंबर 1 सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। उसके बाद नंबर 2, चूंकि कोरोना काल में अभी कोरोना गया नहीं और कई राज्यों में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, अब चुनाव आयोग के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि बिहार में जिस तरह के चुनाव संपन्न कराए उसने शांतिपूर्वक और कोरोना काल का पीक होते हुए भी एक एक्सपीरियंस उसके पास जरूर है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि कोरोना की जिस तरह से वापसी हुई है तो ऐसे दौर में उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए ये अपने आप में देखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि देखिए, पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरणों में होगा, तो फिर तमिलनाडु में कितने चरणों में कराया जाए, केरल में कितने चरणों में कराया जाए, ये तमाम वो चीजें हैं जिनके मद्देनजर अंजना और रोहित वहां पर जाकर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बातचीत की थी और उसके बाद कुछ ही देर के बाद अब अनाउंसमेंट होने जा रहा है, जिसका इंतजार हम सब यहाँ पर कर रहे हैं। अंजना, जल्दी से हिमांशु, क्या खबर आ रही है, कितने सूत्रों में हो सकती है, कितने फेजेस में हो सकती है? देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि 6 से 8 फेजेस जो हैं वो बंगाल के लिए रखे जा सकते हैं। आसाम के लिए ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 फेजेस में, तमिलनाडु और पुडुचेरी को एक फेज में किया जाएगा। केरल के लिए देख रहे हैं कि किस तरीके के इंतजाम जो हैं वो है, क्योंकि वहाँ पे कोविड का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। वहाँ पर लगातार केसेस जो है रोज वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसको देखते हुए चुनाव आयोग वहाँ के लिए क्या प्रिकॉशंस ले रहा है, क्योंकि कोविड के जितने प्रिकॉशंस हैं उसको लेकर ही जो है चुनाव आयोग जो है वो जाना चाहता है चुनाव में, क्योंकि इन चुनाव के अंदर जो है वो चुनावी रैलियाँ होनी है। बिहार चुनाव के अंदर जो है आप याद कीजिए किस तरीके से प्रिकॉशन लिए गए थे और बीच बीच में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था सभी राजनीतिक दलों को कि पब्लिक रैली के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जो नॉर्म्स हैं कोविड के उसको पालन करना होगा। तब बार बार गाइडलाइन जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई थी। इस बार उनको 5 राज्यों के चुनाव कराने हैं इलेक्शन कमीशन को, और वो भी एक ही साथ कराने हैं, तो उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं वो सारी चुनाव आयोग की तरफ से बताया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि चित्रा जो बता रही थी कि बंगाल के अंदर बीजेपी का मोरल बहुत बूस्ट है। आप याद कीजिए 2016 के अंदर अगर बीजेपी 3 सीटें जीतती है विधानसभा के अंदर, तो 2019 के अंदर 18 लोकसभा सीटें जीतती हैं और लगभग 40% से ज्यादा का वोट प्रतिशत जो है वो बीजेपी को मिलता है। और टीएमसी और बीजेपी के मत प्रतिशत के अंदर लगभग 2% का जो है वो मार्जिन रहता है। अगर वो शिफ्ट होता है तो ये माना जा सकता है कि बीजेपी का आंकड़ा ही है सरकार बनाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे और जिस पर टीएमसी के अंदर जिस तरीके से भगदड़ मची दी है कि 18 सीटें बीजेपी ने जीती लोकसभा में 42 में से और 128 सीटों पर बढ़त हासिल की। टीएमसी को 158 सीटों पर बढ़त थी। लेकिन प्रभु चावला जी, आज अगर अमित शाह जितनी बार पूछा जाए उतनी बार ये कहते हैं कि हम बंगाल में अब की बार 200 पार जा रहे हैं, तो उसके लिए वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? इस लोकसभा चुनाव से? वहां तो मोदी थे, यहां बीजेपी के पास कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है अभी तक। क्या मोदी के नाम पर विधानसभा में वो कमाल हो पाएगा जो लोकसभा में हुआ? रोहित, अगर आप मोदी के नाम की बात करें तो 2016 में भी वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने काफ़ी कैंपेन किया था उस वक्त भी, और तब उसके बाद 211 सीटें आई थी। अगर आप कंपैरिजन करेंगे स्टेट असेंबली वर्सेस स्टेट असेंबली, तो मोदी जी वहाँ पर थे, उनका इम्पैक्ट कितना हुआ वो आंकड़ों से पता लगता है। अगर बाकी स्टेट्स के अंदर भी चलें जहाँ मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री जब से बने हैं, कई स्टेट्स में उनके चुनाव लोग हार गए हैं कि लोकल कैंडिडेट कई बार स्ट्रांग नहीं है। जो आपने बात उठाई है अभी कि वेस्ट बंगाल के अंदर कोई चेहरा नहीं है, पिछले तब से 2014 से लेकर के अभी तक जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें 10 स्टेट्स इलेक्शन के अंदर केवल 2 स्टेट्स को छोड़ करके आसाम, जिसके अंदर उन्होंने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, और एक हिमाचल प्रदेश, बाकी 8 प्रदेश जो बीजेपी ने जीते थे उसके अंदर कोई भी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर पहले से नहीं किया गया था। ये एक पॉलिसी रही है। परंतु जहाँ स्ट्रांग कैंडिडेट बीजेपी के पास नहीं है, जैसे यूपी के अंदर अखिलेश स्ट्रांग कैंडिडेट थे, मायावती भी ऑल्टरनेटिव थी,
वहाँ पर यूपी के अंदर कोई भी कैंडिडेट बीजेपी का नहीं था, तब भी 300 से ऊपर आंकड़ा निकल गया, पर वहाँ मोदी जी का प्रभाव पड़ा। परंतु वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, वहाँ पर बीजेपी का स्ट्रांग चेहरे होते हुए भी बीजेपी नहीं जीत पाई। परंतु वेस्ट बंगाल में ये जो चार्ज लग रहा है कि हम वेस्ट बंगाल के लोग जो हैं, ममता एक चार्ज लगा रही है कि बाहर से लोग आकर के बैठे हुए हैं। ये सच है कि बीजेपी की सारी इलेक्शन मशीनरी जो है बाहर से लोग आए हुए हैं। मौर्य जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर यूपी के गए हुए हैं, वहाँ पर आप वर्गीज को देख ही सकते हैं, पिछले 2 साल से वहीं पर पड़े हुए हैं। परंतु वो एक संगठन, उनका तरीका है काम करने का। पर बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, ये सच्चाई है। और ममता बनर्जी बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट है। अगर पर्सनैलिटी ड्रिवन जो इलेक्शन होता है, तो अगर आपने ओपिनियन पोल भी देखे होंगे, जहां पर कुछ ओपिनियन पोल मैंने देखे हैं लोकल जो अभी पिछले 2 महीने में आए थे, उसमें कहा था कि बीजेपी शायद मेजोरिटी ला सकती है। परंतु जब पॉपुलरिटी की बात आती है तो 67% लोग कहते हैं ममता इज द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर। और वहां पर दूसरे नंबर पर जो आते हैं वहां के बीजेपी के पार्टी की प्रेसिडेंट है, उनका 27% 23% आता है। तो बीजेपी के पास वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर ना होना और केंद्रीय नेताओं पर वहां पर जब आके जमावड़ा लगाना, जिस तरह के साधन उनके पास हैं, जिस तरह का प्रोजेक्शन उनके पास है, जिस तरह वो कर पाते हैं, 18 सीटें लोकसभा में तो आ गई, परंतु असेंबली में जब तक वो स्टैंड कैंडिडेट नहीं देंगे कि दिल्ली से जो पढ़े लिखे कुछ चले गए या कुछ लोकल नेता हो गए, उनका असर नहीं होगा। कि ममता के मुकाबले वो मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे बैठ के चली जाती हैं, धोती में रहती हैं, चप्पल पहन के जाती हैं, और बीजेपी के जो यहाँ के नेता कई गए हैं काफ़ी सूटेड बूटेड भी हैं। तो कल्चरल प्रॉब्लम वहाँ पर जो आ रही है, वहाँ का आम आदमी जो है वो ममता जो है वो ममता से जुड़कर खड़ा हुआ है। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ना होना एक नेगेटिव फैक्टर है, उसको कंपनसेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, राज बिहारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। राज बिहारी जी, ये जो सियासी सेंधमारी पिछले दिनों से बीजेपी वहां कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि जमीन पर उसे अपने नेताओं को वहां पर खड़ा करने में बहुत वक्त लगेगा और बीजेपी जल्दबाजी में है, वो सत्ता में आना चाहती है। सियासी सेंधमारी जो टीएमसी में उसने की है उनके नेताओं की, वो सफलता दिला सकती है क्या कुछ हद तक? देखिए जब मुकुल राय बीजेपी में आए थे तब भी ये बात थी कि मुकुल राय को लेके कुछ विवाद थे, तो लेकिन मुकुल राय बीजेपी में आए तो उसके बाद में ये माना जा रहा है कि मुकुल राय लगातार टीएमसी से लोगों को तोड़ के ला रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में था तो रायडी के जो दक्षिण 24 परगना में वहाँ लोगों से मिला, तो वो लोग मानते हैं कि मुकुल राय नेता लाए हैं, लेकिन बाद में जो नेता आए हैं वो जनता को भी साथ लेके आए। जैसे हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें, राजीव बनर्जी की बात करें, और भी बहुत सारे नेता आए, और उनकी वजह से बीजेपी को वहाँ पर कई इलाकों में ताकत मिली है। और वहाँ जगह जगह अगर गाँव में आप देखें, जहाँ 2019 में भी बीजेपी को वोट पड़े थे, लेकिन वहाँ पर लोग एकजुट नहीं, लोग अपनी बीजेपी के पक्ष में लोग खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो खुलकर काम कर रहे हैं। जगह जगह झंडे लगाते हैं, कार्यालय खोल रहे हैं, और कार्यालयों में भीड़ भी जुड़ती है। तो ये तो बिल्कुल है, ठीक है कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसका उसे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात जो है कि बीरभूम में जो एक बीरभूम जगह है, वहाँ के एक नेता हैं टीएमसी के, अनुभव मंडल और जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नारा चलाया, खेला होवे में, यानी कि रक्त रंजित राजनीति बंगाल में और बढ़ेगी। और सबसे ज़्यादा डर क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डर है वो लोगों को भी है, प्रशासन को भी है, चुनाव आयोग को भी है कि कितना खून खराबा होगा। लेकिन इस बार इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग भी मानते हैं, जो टीएमसी से आए हैं, कांग्रेस से आए हैं, या बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो दीदी हमको नहीं छोड़ेगी। यही दहशत, यही डर टीएमसी के नेताओं में भी है कि अगर दीदी सत्ता में वापस नहीं आई तो बीजेपी हमारे साथ बदले की कार्रवाई करेगी। तो ये दोनों दलों में जो ये भावना भरती जा रही है, तो इसको लेकर ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में खून खराबा पहले से ज्यादा होगा। ठीक है, पिछली बार चिंता चुनाव आयोग को भी है, इसीलिए शायद अब ये कयास लग रहे हैं कि 6 से 8, बल्कि हो सकता है कि 9 चरणों में भी नौबत आ जाए चुनाव कराने की। अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ लाइव आएंगे, उनसे बात करेंगे। उसके पहले संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव आ चुके हैं, जो मौजूद हैं वहां जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की। बाहर तो मीडिया का जमावड़ा दिखने ही लगा है,
अंदर भी मीडिया कैमरे लग चुके हैं। कुछ ही देर के बाद चुनाव आयोग के अधिकारी वहां पर आकर बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और सबसे बड़ी चिंता, संजय शर्मा, जो बात अभी रास बिहारी कह रहे थे कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा खून खराबा होने की आशंका है। बीजेपी कह रही है 7-8 साल में हमारे 150 से ज्यादा लोग मार दिए जा चुके हैं। इसी आशंका के मद्देनजर बीजेपी लगातार ये कहती जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चरण में चुनाव कराए जाएं, ताकि राज्य सरकार या सरकारी अमला अपनी मनमानी ना कर सके, दबाव ना बना सके जनता पर, और साथ ही चुनाव अधिकारियों पर, क्योंकि चुनाव अधिकारी जितने भी मतदान अधिकारियों की टीम होती है वो राज्य सरकार की होती है। और ये कहा जाता है कि राज्य सरकार के कार्यकर्ता अधिकारी पार्टियों के, वो उनको ये बोलते हैं आपका कब रिटायरमेंट होना है, आप इस स्कूल में टीचर हैं, आपके इतने बच्चे हैं। बस ध्यान रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा एटम बम है। इसीलिए बीजेपी ये कहती रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चरणों में चुनाव कराए जाएं, ताकि वहाँ पर जहाँ जहाँ चुनाव हो वहाँ पर अर्धसैनिक बलों को, केंद्रीय सुरक्षा बलों को एकदम भर दिया जाए, ताकि कोई परिंदा भी पर मार ना सके और किसी तरह के हिंसा की गुंजाइश ना रहे, किसी तरह के प्रेशर की गुंजाइश ना रहे। कई इलाकों में तो अभी हमारे रिपोर्टर खुद ही बता रहे हैं कि अर्धसैनिक बलों ने वहाँ पर ग्राउंड मार्च करना शुरू कर दिया है, यानी फ्लैग मार्च शुरू हो गए हैं, ताकि जो लोग अपने मन की करने के चक्कर में हैं उनके अंदर दहशत हो, उन्हें पता चले कि अगर केंद्रीय सुरक्षा बलों के हत्थे पड़ गए तो बहुत बुरी हालत होगी। लिहाजा आप सही कह रहे हैं कि 6 से 8, 8 से 9 भी चरण हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी सतर्कता बरत रहा है कि सुरक्षा बलों की आवाजाही, सुरक्षा बलों की तैनाती ऐसी ज़बरदस्त और अभूतपूर्व हो कि किसी भी तरह की आशंका की गुंजाइश ना रहे। क्योंकि आयोग ने इस बारे में सतर्कता के ऑब्जर्वर भी रखे हैं, जो ये बताएंगे कि कहाँ और जनता को विजिल, सी विजिल, यानी लोग अपने आप में सी विजिल यानी सिटीजन विजिल ऐसा रहे, उस ऐप के जरिए लोग बता सकते हैं, उनके नाम गुप्त रखे जाएंगे और वो बता सकते हैं कहाँ क्या साजिशें चल रही हैं और उस पर कार्रवाई होगी। तो इस तरह से चुनाव आयोग जनता को साथ लेकर, अमले को साथ लेकर और पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को साथ लेकर ऐसा लगता है कि अभूतपूर्व इंतजाम करना चाहता है। बिल्कुल। और संजय, हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम टाइम पर शुरू होती है, तो अब कुछ मिनटों का ही इंतजार है। जल्दी से एक बार अनुपम के पास चलते हैं, जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, खेला होवे रक्त रंजित राजनीति जो पश्चिम बंगाल में होती रही है, उसी में ये नारा किस तरह से जमीन में इस बार एक बार फिर नए सिरे से उस राजनीतिक हिंसा की एक तरह से आहट इसमें सुनाई दे रही है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, खेला होबे ये जो गाना है ये तृणमूल कांग्रेस की ओर से शुरू किया गया था और काफ़ी पहले से ही जो चुनावी सभाएं तृणमूल कांग्रेस की होना शुरू हुई थी वहाँ पे डीजे के साथ ये गाना बजना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये गाना बहुत फेमस भी हुआ। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जो हलचल है उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी प्रसिद्धि मिली और अब इस नारे ने खेला होबे का एक और मतलब जो है वो ये है कि हाँ, मतलब गेम होगा, एक तरह से रक्त रंजित जो गेम है, जो यहाँ का चरित्र है, पश्चिम बंगाल का चुनावी चरित्र है और ये हिंसा मुक्त शायद ही कभी रहा हो और चुनाव आयोग के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि हिंसा मुक्त चुनाव कराए। तो ये जो हिंसा का चरित्र है पश्चिम बंगाल में, इसके ऊपर ये जो खेला होबे है, ये गाना, ये जो वर्ड है, ये काफी हद तक इस सामंजस्य को दिखा रहा है और आखिरकार ममता बनर्जी ने भी ये बोलना शुरू किया है। हालांकि डायरेक्टली कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन इस गेम का, इस वाक्य का एक मतलब, इस शब्द का एक मतलब ये भी है कि जरूर खेला होगा और मैदान में खेला होगा और वो ये जो खेला है ये रक्त रंजित खेला भी हो सकता है। ये भी कई जगह पर जो दुविधा है वो भी दिखाई जा रही है, जो द्विअर्थी शब्द होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, क्या है खेला होबे का मतलब, ये अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे, वहां पर जमीन से लगातार वो रिपोर्टिंग आज तक के लिए करते रहेंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं, स्मृति ईरानी से हमारी सहयोगी पौलमी शाह ने बात की है, वो क्या कह रही हैं, सुनिए। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। मैम, इलेक्शन डेट्स की अनाउंसमेंट बस कुछ ही देर में होने वाली है, आप इस वक्त रैली कर आ रही है, आपको जो आशोल परिवर्तन की बात प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले कही थी वो परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, हाँ, भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ जहाँ पर जनता के सम्मुख विकास के विषयों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये सांकेतिक है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है। दीदी ने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉलिसी अनाउंसमेंट की, डेली वेज अर्नर्स की जो वेजेस में है उसमें हाइक की, बस कुछ ही घंटों पहले। आपको क्या लग रहा है कि एक सेंस ऑफ नर्वसनेस भी है? मुझे नहीं लगता कि उनके प्रति अब विश्वास की कोई भी
कल्पना है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जनता इस बात को भली भांति समझती है कि दीदी इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर तृणमूल के प्रति पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास घटता जा रहा है, वहां पर अंतिम क्षणों में मैं नहीं जानती कि अभी इलेक्शन कमीशन कुछ अनाउंस करेगा या नहीं, लेकिन दीदी की ये बौखलाहट उनके हार का साफ संदेश दे रही है। इलेक्शंस में मुद्दे क्या रहेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या चिन्हित मुद्दे रहेंगे? प्रधानमंत्री जी आशोल परिवर्तन की बात करते हैं, उसमें बात है आयुष्मान भारत योजना जैसे उन कल्पनाओं की जो फलीभूत होंगी पश्चिम बंगाल की धरती पर, जिसे पश्चिम बंगाल की जनता से दूर रखा ममता बनर्जी ने। दूसरा, जब हम बात करते हैं मुद्दों की, तो किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के किसान आज तक वंचित रहे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 11 करोड़ किसान परिवारों को 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया उनके बैंक के खाते में मिल चुका है। इसी प्रकार से चाहे वो हर घर नल का सपना हो और नल से स्वच्छ जल का सपना हो, चाहे वो पक्का मकान हो गरीब के लिए, इन सभी सपनों को साकार करने के लिए जनता आतुरता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रदेश में इंतजार कर रही है। आज सोनारपुर में आपने स्कूटर भी चलाया, तो तृणमूल का कहना है आप दीदी को कॉपी कर रही थी। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बचकाना एक रिएक्शन ये उनको नहीं सुहाता जो अपने आप को राजनीति में दिग्गज समझते हैं। क्या मेरा स्कूटी चलाना नया है? शायद उनके पास जानकारी का अभाव है, इसीलिए नहीं जानते कि पहले भी मैं जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे वो पैदल यात्रा करनी हो या स्कूटर पर अथवा रथ यात्रा में शरीक होना हो, ऐसा मैं कर चुकी हूँ। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे कामों को इतनी बारीकी से तृणमूल कांग्रेस देख रही है। एक आखिरी सवाल, जो बनर्जी फैमिली जो है, परिवार का जो एलिगेशन है कि परिवार को सीबीआई ईडी से डराया जा रहा है अब कोयला स्मगलिंग केस अगर में। कोई करप्शन नहीं किया तो डरने की बात क्या है? डरता तो वो है जो कुछ करता है गलत। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना स्मृति ईरानी से जो कह रही हैं, डरने की क्या बात है परिवार को, अगर गलत कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का। कैमरामैन आलोक दास के साथ पौलमी साहा, कोलकाता से आज तक के लिए। तो कल ममता बनर्जी स्कूटी चलाती दिखाई दी, आज स्मृति ईरानी ने स्कूटी चला दी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चुनाव आयोग से सीधे अधिकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए विज्ञान भवन पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें हैं। और अभी कुछ सेकंड के बाद यही अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अंदर विज्ञान भवन में मौजूद होंगे, जहां मीडिया कैमरे इस वक्त लग चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीछे स्क्रीन का भी इंतजाम है, वहीं पर पूरी डेट शीट सामने दिखाई जाएगी मीडिया कर्मियों को, और साथ ही सुरक्षा के जो इंतजाम है उनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन संजय कुमार हमारे साथ हैं, चुनाव विश्लेषक हैं और पूरे सफर में साथ रहेंगे। संजय जी, इससे पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ओवैसी का फैक्टर या ये जो सेक्युलर फ्रंट नया एक बन रहा है जिसको ओवैसी साथ लाना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चला जाएगा, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा अल्पसंख्यक मतदाता को लेकर? संजय कुमार जी, आवाज आ रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी संजय जी बोलिए, बोलिए संजय जी। मैं कह रहा था तृणमूल कांग्रेस को अगर इन चुनाव में अच्छा करना है तो उनके लिए जरूरी है कि मुस्लिम मतदाताओं का वोट एक बुस्ट उनकी पार्टी को मिले, जिस तरह से 2011 या 2016 के विधानसभा चुनाव में मिला था। तीसरा मोर्चा इस बात का जरूर प्रयास कर रहा है कि मुस्लिम वोट जो वोट बैंक है तृणमूल का उसमें सेंधमारी करे। अगर वो सेंधमारी में सफल हो गए तो तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होगा। भले ही तीसरा मोर्चा कुछ कामयाबी हासिल करने में सफलता नहीं होगी, उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी क्योंकि वो बहुत पीछे दिखाई पड़ते हैं। तो तीसरे मोर्चे की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन चुनावी दंगल तो बिल्कुल दो ही पार्टियों के बीच है, एक तरफ तृणमूल है, दूसरी तरफ बीजेपी है। लेकिन खेल बिगाड़ना जैसे बिहार में बिगाड़ दिया था एक वक्त पर असदुद्दीन ओवैसी ने, ऐसा कुछ ना हो जाए। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, चित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है और हलचल हम देख रहे हैं। चित्रा, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा वहां पहुंच गए हैं, सुशील चंद्रा जो कि इलेक्शन कमिश्नर है, राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर, कुछ ही देर में डेट शीट बाहर।
बस मिनट बाकी हैं, 6 मिनट के अंदर ही 4:30 बजे का वक्त दिया गया था। 4:30 बजने में 6 मिनट बाकी हैं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। कुछ देर का और इंतजार, जिसके बाद विस्तार से इलेक्शन कमीशन की ओर से इन 5 राज्यों, जिनमें एक पुडुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण तस्वीरें आज के दिन सामने आई है, देखिए मुस्लिम वोटरों की जो चर्चा हो रही है, 30% यानी कि 10 करोड़ पश्चिम बंगाल में जो वोटर है, 3 करोड़ मुस्लिम मतदाता है, उनको तो अपने पक्ष में करने की कोशिश टीएमसी की ओर से की ही जाएगी, क्योंकि 2011 में 7% स्विंग हुआ था जो लेफ्ट पार्टियां थी उससे सीधे टीएमसी में। लेकिन यहां पर आपको बता दें, जय श्री राम का नारा बीजेपी जिस तरह से बुलंद कर रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश पे वो लगी हुई है, वो ममता बनर्जी के लिए ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यही वजह है कि आज अंजना और रोहित ये पूजा करते हुए तस्वीर सामने आई। हालांकि ममता बनर्जी के ऑफिस से जो जानकारी दी गई है, उन्होंने कहा है कि जगन्नाथ देव की ये पूजा अर्चना है, हर साल 2 बार इस तरह की पूजा ममता बनर्जी के घर के भीतर आयोजित की जाती है। लेकिन आज चूंकि चुनाव है, इस वजह से इस तरह की तस्वीरें ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन तैयारियां फिलहाल यहां पर विज्ञान भवन राजधानी दिल्ली, जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगी, जैसा कि तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा अलहदा अलग होने वाला है इस बार का, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने जिस तरह से हिल्दी बेल्ट में अपनी सुर्खियां बटोरी हैं और सभी देश भर की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि बीजेपी या फिर टीएमसी, दोनों में कौन पड़ेगा किस पर भारी। ममता बनर्जी के जो मुस्लिम वोटर हैं, उसको फुरफुरा शरीफ की ओर से कितना नुकसान पहुंचाया जाएगा, जैसा कि पीरजादा ने लेफ्ट पार्टियों के साथ अपना गठबंधन कर लिया है। ये तमाम वो सवाल जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन यकीनन इस समय तमाम दर्शक आज तक या दूसरे अन्य माध्यमों से लगातार ये जानकारी ले रहे होंगे, न सिर्फ दर्शक बल्कि पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां हैं, कि चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान किया जाता है तो क्या 2016 की तरह 6 चरणों में विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में किए जाएंगे, या फिर चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल है, एक तरफ चुनावी हिंसा तो दूसरी तरफ कोरोना के मद्देनजर क्या इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, 7 से 8 चरण में हो सकते हैं, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है। एक तरफ केरला, दूसरी तरफ तमिलनाडु। देखिए बीजेपी के लिए तमिलनाडु में बहुत ज्यादा कुछ पाने की उस तरह से गुंजाइश है नहीं, लेकिन एआईएडीएमके गठबंधन ने जिस तरह से 2016 में चुनाव लड़ा था और इस बार बीजेपी जिस ताकत के साथ वहां पर डटी हुई है, वो कम से कम अपने वोट प्रतिशत को वहां पर बढ़ाना चाहती है। इसी वजह से दक्षिण में भी उसकी निगाहें टिकी हुई हैं। केरला की बात करें, वहां पर राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कभी वो समुद्र में जाते हैं, कभी वो मछुआरों के बीच जाते हैं, कभी वो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम बातें क्या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को चुनावी फायदा दिला पाएंगी, क्या कांग्रेस को वहां पर मजबूत कर पाएंगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। केरल में क्या कांग्रेस का हाथ एक बार फिर से वहां के लोगों को पसंद आता है, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। लेकिन बस कुछ देर का और इंतजार, चुनाव आयोग की ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू होने वाली है और यकीनन उसके जरिए तमाम वो जानकारियां जिनका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिनका ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो दूसरे अन्य दल हो, सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फुरफुरा शरीफ पहली बार चुनावी मैदान में वो इस तरह से खोलकर सामने आए हैं। और आपको ये भी बताते चले अंजना, तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसी मस्जिदें हैं जिस पर सीधा प्रभाव इन लोगों का है। लेकिन ममता बनर्जी का ये मानना है कि जो काम उनकी ओर से किए गए हैं मुसलमानों के हक में, वो उनके पक्ष में काम करेगा और पीरजादा है चाहे कोई और आए, लेफ्ट गठबंधन को कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरह के अपने अपने दावे, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान और उसके साथ ही जो घमासान है वो किस कदर और तेजी से आगे बढ़ता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बस कुछ देर का, देखिए 2 मिनट बाकी है 4:30 बजने में। चुनाव आयोग अपने समय का पूरी तरह से पक्का प्रतिबद्ध, और इसी वजह से पहले ही कुर्सियां ली जा चुकी हैं अधिकारियों की ओर से, और बस कुछ ही पलों में तमाम जब औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी, तमाम जो पेपर्स हैं वो सामने रखे जा चुके होंगे, उसके बाद एक एक करके चुनाव आयोग की ओर से ये महत्वपूर्ण जानकारी देना शुरू की जाएगी। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अमित शाह जब बीजेपी के अध्यक्ष थे अंजना और रोहित, उस समय उनसे सवाल पूछा गया जब बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी था, जिसमें 325 सीटें 403 में से उसने हासिल कर ली थी। तो उससे उस समय सवाल पूछा गया था कि ये बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी का ये स्वर्ण युग है। तो अमित शाह की ओर से कहा गया था कि जब तक पश्चिम बंगाल और केरला हम नहीं जीत जाते तब तक बीजेपी का स्वर्ण युग नहीं आएगा। तो बीजेपी इसी वजह से न सिर्फ देखिए पश्चिम बंगाल बल्कि केरल, और केरल में आपको बताते चले बीजेपी तो सक्रिय है ही, आरएसएस ने भी जिस तरह का काम किया है, चाहे वो केरला की बात करें चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, उसके जरिए भी बीजेपी ये उम्मीद कर रही है। Can you kindly settle down?